जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और मेरा दावा है कि इस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? तो किसी समतल में स्थित तीन असंरेख बिंदु, माना कि मैंने तीन बिंदु ले लिए हैं, ये तीन बिंदु ले लिए। असंरेख मतलब अलग अलग दिशाओं में। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया और इसको मैंने सी नाम दिया। तो तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से मतलब इन तीनों को हम मिला देते हैं। ये तीनों बिंदु को हमने मिला दिया। तो तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो बंद आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज, है ना। तीन असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो बंद आकृति हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज। इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये तीन भुजाएं हैं, एक, दो और ये तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी, ये तीनों भुजाएं। तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज में क्या क्या अवयव होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं पहले शीर्ष। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तीन। कौन कौन से हैं? जैसे ये जो त्रिभुज है इसमें नाम दिया अपने ए बी और ये सी, ये क्या है? इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ए बी और सी ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार भुजाएं। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तीन भुजाएं हैं। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं भुजा। ये पहली भुजा है ए बी, ये दूसरी भुजा है बी सी, ये तीसरी भुजा है ना ए सी। चलिए पहली भुजा का नाम देते हैं अपन ए बी। अगली भुजा क्या हो जाएगी? बी सी, ए बी बी सी, अगली हो जाएगी सी ए। ठीक है, हाँ। आप ये जो भुजा है इसको आप ए बी बोलो या बी ए बोल दोगे तो भी चलेगा। मतलब इसका जो नाम है आप इसको ए बी पढ़ो या बी ए बोल दो तो भी चलेगा। लेकिन चूंकि ए बी सी डी में पहले कौन आता है? ए, इसलिए हम बोलेंगे ए बी, है ना। बी ए अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा लग रहा है ना। बी ए के बजाय क्या उचित लगेगा बोलना? ए बी बोलना अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार हम इसको बोलेंगे ए बी, ये हो जाएगी बी सी। इसको आप सी बी भी बोल सकते हैं लेकिन उचित क्या रहेगा? बी सी। इसी प्रकार सी ए या ए सी, जैसा भी आपको उचित लगे आप बोल सकते हैं। मतलब इसको ए सी भी बोल सकते हैं भुजा और सी ए भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी बहुभुज होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुज है, कोई भी बहुभुज है, तो उसमें जो भुजाओं के नाम जो हैं वो हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखे जाते हैं। या जो शीर्ष होते हैं उन शीर्षों के नाम हमेशा कैपिटल अक्षर थे। इसमें तीन शीर्ष है, इन तीनों के नाम हमने कैपिटल अक्षर में दिए, है ना। और जो भी बहुभुज है उस बहुभुज की जो भुजाएं होती उन भुजाओं की जो लंबाई होती है उन लंबाई को हम बोलते हैं स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये माना कि ए बी की लंबाई कितनी? माना कि स्मॉल ए। इसी प्रकार ये जो बी सी भुजा है इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं अपन स्मॉल बी। और ये जो ए सी या फिर सी ए इसकी जो लंबाई है उसको मान लेते हैं स्मॉल सी। तो स्मॉल ए क्या है? इस भुजा ए बी की लंबाई है। इसी प्रकार स्मॉल बी क्या है? भुजा बी सी की लंबाई है। इसी प्रकार स्मॉल सी क्या है? भुजा ए सी की लंबाई है। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी बहुभुज होता है उसमें भुजाओं के या फिर शीर्षों के जो नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखे जाते हैं। लेकिन जो भी भुजाएं हैं उन भुजाओं की लंबाई हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो यानी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पे मैंने नाम बता दिए ए बी और सी। इसी प्रकार भुजाएं हो गई, तीनों भुजाएं ए बी बी सी और ए सी या सी ए, तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, अब बात है कोण की। कितने कोण होते हैं? तो चूंकि इस त्रिभुज में तीन कोण बंधे, कितने? तीन अंतर कोण बंधे। एक कोण ये बना, एक ये बना और एक ये है। ये त्रिभुज के तीन अंतर कोण हैं। तो इस कोण ए है ना, कोण तो कितने हैं? एक तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये क्या है? त्रिभुज के तीन कोण। ठीक है, ये जो कोण ए लिखा मैंने है, ये जो कोण ए है, ये इस कोण को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कोण है, और इसी का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कोण किससे बना है, किन भुजाओं से मिलकर बना है? एक तो इस भुजा से और एक इससे, है ना। इस भुजा को आप भूल जाइए। किससे बना है कोण? एक तो इस भुजा से बना और इससे, इन दोनों से हैं। तो यानी कि इन दोनों भुजाओं के जो अंतिम बिंदु हैं वहाँ पे आ जाइए आप। जैसे ये कोण कहाँ से बना?
इस भुजा, तो इस भुजा का अंतिम बिंदु बी हो गया, इस भुजा का अंतिम बिंदु सी हो गया। आप बी से स्टार्ट करके ए पर होकर सी पे आ जाइए, या फिर सी से स्टार्ट करके ए पे होके बी पे आ जाइए, हैं। तो ये हो जाएगा कोण का नाम। जैसे माना कि इस कोण का नाम ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए सी, कोण ए। इसी का नाम क्या लिख सकते हैं अपन, बी ए सी। क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ होकर यहाँ गया। चूँकि कोण कहाँ बना था, ए पर, इसलिए ए बीच में आना चाहिए, है। तो देखो बी और सी के बीच में ए है, हैं। फिर बोलो हमें बी ए सी लिखो, या फिर सी ए बी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसका नाम ऐसे भी हो सकता है। अभी मैंने बोला बी से स्टार्ट करके ए पर होकर सी पे आ जाइए, या फिर सी से स्टार्ट करके ए पर होकर बी पे आ जाइए। तो अपन इसका नाम ये भी दे सकते हैं, सी ए बी। क्या दे सकते हैं, सी ए बी, हैं। ये बी ए सी पढ़ें या फिर सी ए सी, दोनों का मीनिंग क्या है, कोण ए। मतलब यहाँ पे जो किस कोण की बात हो रही, ए की। क्यों, मैंने अभी बोला जिस कोण की बात होगी वो कहाँ आना चाहिए, बीच में। देखो बी और सी के बीच में क्या है, कोण ए। इसी प्रकार सी और बी के बीच में भी कोण है ए। मतलब कुल मिला के इन्होंने बात किसकी की, कोण ए की। ऐसा लिखना कब उचित होता है, जब किसी आकृति में एक ही बिंदु पर एक से ज़्यादा कोण बनते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस तरह से लिखना अनिवार्य होता है। नहीं, अभी तो जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज में तो ए पर ये कोण बना, तो आप केवल ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, और अगर ऐसे लिखते हैं तो अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक नॉलेज मैं देना चाहता था, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कोण बी को हम लिख सकते हैं, कोण बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी, या फिर सी बी ए। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस त्रिभुज के तीन अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी हमें आगे बहुत ही आवश्यकता होगी, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार को अपन दो प्रकार से समझ सकते हैं, मतलब त्रिभुजों को हम दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। तो भुजाओं के आधार पर हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ भुजाओं के आधार पर हम डिसाइड करेंगे त्रिभुज का प्रकार। तो पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी त्रिभुज की या किसी की भी परिभाषा हमें रट्टा नहीं लगाना होता है, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। वो जो परिभाषा जो बनी है वो परिभाषा उसके नाम से ही बनी है, मतलब नाम पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, विषम बाहु त्रिभुज, है। तो इसको अपन थोड़ा विच्छेद करके लिख देते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, है। तो विषम का मतलब क्या, यहाँ पर विषम का मतलब यहाँ क्या है, अलग अलग, है ना, अलग अलग। और बाहु का मतलब क्या है, यहाँ पर भुजाएं, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग मतलब बराबर लंबाई की नहीं हो, मतलब तीनों। अच्छा, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, अभी बोला आपने, कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती, क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज, है। मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी, भुजा ए बी की लंबाई हमने ए मान ली, बी सी की लंबाई अपनों ने स्मॉल बी माना, और ए सी की लंबाई अपनों ने स्मॉल सी मान लिया। देखिए यहाँ पर क्या तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर, नहीं, ये सबसे छोटी भुजा है, फिर इस भुजा से बड़ी ये है, और इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा ये है, मतलब सबसे बड़ी भुजा बी सी। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है। अगर अपन माना कि अगर 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये 5 सेंटीमीटर होगी। एक अनुमान की बात कर रहा हूँ। मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, विषम बाहु मतलब अलग अलग
बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती, मतलब बराबर नहीं होती, क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। हैं? एक ऐसा त्रिभुज, नाम से स्पष्ट है, विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, मतलब बराबर नहीं होगी भुजाएं, और बाहु मतलब भुजाएं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती, क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका भी अपन विच्छेद करते हैं नाम का। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज? मतलब इसको हम लिखेंगे सम प्लस द्वि प्लस बाहु है प्लस त्रिभुज। चलिए सम, यहाँ सम का मीनिंग क्या है? क्या मतलब यहाँ सम से मतलब? सम मतलब समान या बराबर, समान या फिर बराबर। चलिए द्वि, द्वि का मतलब क्या है? दो। बाहु, तो बाहु का मतलब है भुजाएं, और ये है त्रिभुज। यानी कि क्या कह रहा है? बराबर दो भुजाएं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती? बराबर होती, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? देखिए अभी मैंने जस्ट बोला था कि परिभाषा कहाँ से बनेगी? नाम से है। इसको अपन देखते हैं। समद्विबाहु, सम का मतलब समान या बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। अर्थात इसको अगर हम परिभाषा के रूप में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर अपन चित्र से समझना चाहें तो ऐसे आप देख लीजिए हैं। इस चित्र में आपको लग रहा होगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर, नाम दे देता हूँ शीर्ष के, मतलब इस त्रिभुज में क्या? दो भुजाएं बराबर, ए बी और ए सी बराबर है। भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये दो भुजाएं बराबर है, तब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर। जैसे ये भुजा, तो इस भुजा के सामने का कोण ये है, इधर से अपन चलते सीधे सीधे तो ये कोण बना, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये। तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो निश्चित बात है उन भुजाओं के सम्मुख मतलब सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे इस भुजा ए बी के सामने का कोण सी और भुजा ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। हैं? क्या ध्यान रखिएगा कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें दो भुजाएं बराबर होगी और उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसी को अपन उल्टा भी बोल सकते हैं, विलोम भी बोल सकते हैं इसका। अभी हमने क्या बोला कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर, माना कि अगर आपको पता है कि कोण सी और कोण बी बराबर, मतलब दोनों कोण अगर बराबर, तो समान कोणों की समूह भुजाएं भी समान होगी। ये समान कोण है मतलब बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये मतलब ए सी, और इस कोण के सामने की भुजा ये ए बी, ये दोनों भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। मतलब अगर भुजाओं के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम क्या बता देंगे? कोण बराबर है। कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनकी सम्मुख कोण भी बराबर। अगर आपको कोणों के बारे में पता है कि अगर कोण बराबर है तो आप किन की बात कर सकते हैं? भुजाओं की। कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दो कोण अगर बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये विलोम भी हमें याद रखना है। भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। फिर नाम से स्पष्ट है तो हम नाम को विच्छेद करके देखते हैं। सम मतलब समान, है ना? सम बाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, मतलब बराबर, है ना? बाहु मतलब भुजाएं, भुजाएं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बोलेगी? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब भुजाएं क्या हो? समान हो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है या लंबाई समान होती है, क्या कहलाता है?
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जैसे अपन चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ये माना कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर हैं। माना कि चित्र में नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC। तो अगर आपको पता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, भुजा AB, BC और AC या फिर C, तीनों क्या आपस में बराबर है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या परिभाषा बनी? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती, समान होती, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अभी हम देख के आए थे, जस्ट अभी आपने समझा था कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए, अगर अपन इस भुजा को भुजा, तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों भी क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब कोण B और C क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? कोण B और कोण C आपस में बराबर हो। इसी प्रकार अगर अपन इस भुजा को भूल जाते तो ये भुजा और भुजा दोनों बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने का कोण ये, इसके सामने का, है ना, इस भुजा के सामने जाइए तो ये कोण बना, और इस भुजा के सामने का कोण ये, मतलब कोण A और B भी बराबर हो जाते हैं। कौन सा? कोण A और B भी, कोण A और कोण B दोनों बराबर हो जाते। तभी आपको पता है B और C बराबर, इसी प्रकार A और B भी बराबर, मतलब कुल मिला के क्या हो गया? तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए? कोण A, कोण B और कोण C तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे, हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती, इसलिए उनके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। इसलिए प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60। किसमें? समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है क्या कि समबाहु त्रिभुज का कोण, तो जब भी समबाहु त्रिभुज के कोण की बात होगी कितने डिग्री कोण बनेगा? 60 डिग्री, 60। ठीक है। जहाँ पे भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो कोण बनेगा कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। ठीक है। चलिए, तो यानी कि भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को 3 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, है ना। पहला था विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगला था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये था समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर, यानी कि कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों को कैसे विभक्त कर सकते हैं, किन प्रकार, मतलब कोणों के आधार पर इसके प्रकारों की हम बात करेंगे। चलिए, तो यानी कोणों के आधार पर हम बात करते हैं तो पहला त्रिभुज बनेगा, उसको हम नाम देते हैं समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका चित्र बना के समझाते हैं। ऐसा चौकोर जिस कोण पर ऐसा चौकोर बना दे, मतलब वो कितने डिग्री का कोण बना है? 90 का, है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और ये जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। देखिए, अभी हम किसी भी न्यून कोण की बात नहीं कर रहे हैं, विशेषकर किसी न्यून कोण के लिए हम लंब और आधार डिसाइड नहीं किए हैं। अभी अगर इस न्यून कोण की हम बात करते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती। अगर मैं इस न्यून कोण की बात करता तो ये लंब हो जाएगा, हैं, और ये आधार हो जाएगा। मतलब लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? न्यून कोण पर। अगर हम न्यून कोण की बात करते हैं
तब अपने को इनके बारे में सोचना पड़ता। लेकिन अभी हम कोण की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम न्यून कोण की बात नहीं कर रहे हैं तो ये जो रेखा है इसको हम लंब बोलते हैं, जिसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो समकोण के सामने वाली भुजा है उसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी विशेष न्यून कोण के बारे में अगर हमें बात करना है तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण। तो लंब हो गया यानी कर्ण, तो ये क्या बचा? आधार। ठीक है। अगर हम इस न्यून कोण की बात करते हैं तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। मतलब जिस न्यून कोण की हम बात करेंगे उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे? लंब। तो अगर इस न्यून कोण की हम बात करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। तो ये लंब है और ये कर्ण, तो बचा कौन? ये आधार। लेकिन अभी हम किसी न्यून कोण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमेशा कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है। चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक विशेष कर ये थ्योरम याद रखिएगा, इसका आगे यूज़ होगा थ्योरम का, है ना। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोला? कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मतलब मैंने जो थ्योरम बोली उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब इसके उसकी अन्य दोनों भुजाएं, तो अन्य दोनों भुजाएं क्या? कर्ण के अलावा क्या क्या बचा है? एक तो बचा है लंब और क्या बचा है? आधार। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी वर्गों के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय के कथन के आधार पर सूत्र बना है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय की हमें आवश्यकता लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होती है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगला है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है। न्यून कोण, न्यून मतलब है न्यून कोण, न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून मतलब होता है कम, है। और आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आप कोणों के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको कोणों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो न्यून कोण यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। तो यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हम न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 से कम डिग्री के हो, मतलब न्यून कोण हो। ये भी 90 से कम है मतलब न्यून कोण है, ये भी 90 से कम है मतलब न्यून कोण है, ये भी 90 से कम है मतलब क्या है? न्यून कोण है। इसलिए क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगला टाइप होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें अधिकतम एक कोण क्या हो? अधिक कोण, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज हैं। तो अधिक कोण कितने हो सकते हैं? केवल और केवल एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे अपन चित्र बना के अगर देखें तो ये चित्र ऐसा बनेगा। ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 100 या 110 के आसपास का है। तो यानी कि ये क्या है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण है इसलिए त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, एक त्रिभुज में अधिक कोण कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे भी अपन अधिक कोण बनाते तो ये भुजा इधर जाती, फिर त्रिभुज नहीं बन सकता, वो चतुर्भुज बनेगा, है। मतलब त्रिभुज नहीं बन सकता। यानी कि एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण अधिक कोण हो सकते हैं? केवल और केवल एक कोण। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा। यहाँ पर भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? मतलब एक समकोण त्रिभुज में कितने कोण समकोण हो सकते हैं? केवल और केवल एक ही कोण समकोण होगा, एक से ज़्यादा कोण समकोण नहीं हो सकते। जैसे माना कि अगर हम यहाँ पे समकोण बनाते तो ये सीधी रेखा जाती, और अगर सीधी रेखा जाएगी फिर त्रिभुज कैसे बने? ये भी सीधी रेखा चली जाएगी, ये भी सीधी रेखा है, तो 3 रेखा हो गई, 1 2 और 3, तो तीनों भुजा हो गए। त्रिभुज बना? क्या नहीं बना, वो तो ऐसी आकृति बन जाएगी ना, त्रिभुज बना नहीं। अगर इसको हम मिलाएंगे फिर क्या बन गया? चतुर्भुज। यानी कि एक त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण समकोण हो सकते हैं?
समकोण त्रिभुज में केवल और केवल एक ही कोण समकोण होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरे की हम बात की अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आता है केंद्रक। केंद्रक कहते किसे, क्या है केंद्रक? तो माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक। अब पहले आप समझिए माध्यिकाएं किसे कहते हैं। जैसे माना कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, इसमें कितने शीर्ष है? 3 शीर्ष हैं, 1 2 और ये 3 हैं। अभी बताया था त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। तो किसी भी त्रिभुज में है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, चाहे वो ये हो, ये या फिर ये, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा, मतलब जैसे ये शीर्ष, तो इसकी सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने वाली के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु क्या? ये को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? माध्यिका कहलाती। ये जो रेखा है क्या कहलाएगी? ये, इस रेखा को हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, यहाँ 3 शीर्ष थे, इन तीनों से किसी भी शीर्ष, जैसे मैंने यहाँ की बात की सम्मुख भुजा, ये सम्मुख के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु मान लिया, को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं माध्यिका। यानी कि इसकी परिभाषा बनेगी, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम माध्यिका बोलते हैं। अगर ये शीर्ष होता तो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी? ये, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा? माना कि ये, तो इसको मिला दिया, तो ये भी क्या कहलाएगी? ये माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये शीर्ष होता है तो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी? ये, तो इसका मध्य बिंदु माना कि ये, तो ये भी क्या कहलाएगी? माध्यिका होगी। तो एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिका हो सकती है? 3 है। एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी? 3 माध्यिका हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको माध्यिकाओं की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे थे केंद्रक। तो केंद्रक किसे कहते हैं? त्रिभुज के माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु, पहले अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, माना ये त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज, चलिए केंद्रक, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, उन माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, कौन सा बिंदु? संगमन बिंदु, संगमन बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक। तो पहले इसमें हमें त्रिभुज में क्या चाहिए? माध्यिका चाहिए, है। तो देखिए, माना कि हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो केंद्रक के लिए हमें पहले माध्यिका खींचना होगी। तो माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा, यही सम्मुख भुजा, इस शीर्ष के सम्मुख भुजा ये के मध्य बिंदु, तो माना कि इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, इसका नाम मैं डी दे देता हूँ। तो ये ए डी क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या होगी? ए डी माध्यिका होगी। इसी प्रकार अगर ये इस शीर्ष की बात करें तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए सी। ए सी का मध्य बिंदु क्या? माना कि ये है, इसको अपन ई नाम दे देते हैं। तो बी ई भी क्या होगी? माध्यिका। ठीक है, इसी प्रकार सी अगर शीर्ष है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ए बी। ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ये मान लिया है, इसको अपन इससे मिला देते हैं, ये, इसको हम एफ नाम दे देते हैं। तो यानी कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ, ए डी, बी ई और सी एफ। एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिका होती है? 3। इन तीनों माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है, मतलब ये तीनों माध्यिका कहाँ मिल रही? ये माध्यिका, ये माध्यिका और ये माध्यिका कहाँ मिल रही? ये, इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और केंद्रक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? अक्सर कैपिटल जी से। किससे? हैं, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो परिभाषा क्या बनी? ध्यान दें, माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक। हैं, केंद्रक की परिभाषा क्या? किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है, कौन सा बिंदु? संगमन बिंदु, मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है, उसे हम बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक को हम सामान्यतः कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटल जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो केंद्रक है ये क्या करता है? प्रत्येक माध्यिका को क्या करता है? 2:1 में विभक्त करता है। कौन सा अनुपात में? 2:1 में। जैसे ये माध्यिका, तो इसमें ये जो
केंद्र के, इसको कितने भागों में विभक्त किया, तो इधर है 2 भाग, तो इधर 1, मतलब किस अनुपात में विभक्त किया, 2:1, मतलब इधर है 2 भाग, तो इधर 1। जैसे 2:1, इसका मीनिंग क्या है, अगर जैसे लाइन है, ये लाइन, इस पर मैं बराबर भाग बना देता हूँ, कितने, इसमें 4 बराबर भाग है, ये 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 और ये 4 बराबर भाग। इस रेखा को अपनों ने हमने कितने टुकड़ों में, 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। तो अगर मैं यहाँ इस बिंदु की बात करूँ तो ये बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखा को किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, तो इधर कितना भाग बचा, अगर यहाँ पे हम लाइन खींच दें यहाँ पे, तो इस लाइन ने, इस रेखा ने इस रेखा को किस अनुपात में विभक्त किया, तो इधर कितना भाग बचा, 1, इधर कितने बचे, 1 2 3, तो किस अनुपात में विभक्त किया, 1:3। अगर हम यहाँ की बात करते तो इधर कितने भाग है, 2, इधर भी कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, 2:2। अगर मैं यहाँ की बात करता इस बिंदु की, तो ये बिंदु क्या करता है, इस रेखा को किस अनुपात में विभक्त करता है, इधर देखो कितने भाग है, 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं, और इधर कितना है, 1। तो इस बिंदु ने, ये जो है यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, इसने इस रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटा, 3:1 में। क्यों 3, मतलब इधर 3 भाग है, इस बिंदु के आगे कितने भाग है, 1 2 3 हैं, और पीछे कितना, 1। ये टोटल कितने, 4 भाग थे, चारों आपस में बराबर थे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जो केंद्रक G है, ये G क्या करता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब जो शीर्ष वाली जो रेखा होगी, इधर कितने भाग होंगे, 2, और ये जो भुजा है, इधर वाला भाग होगा 1 है। देखकर ही स्पष्ट है, ये लंबी है तो इधर 2 भाग होंगे, इधर छोटी है तो 1 भाग होगा। इसी प्रकार केंद्रक G इस माध्यिका BE को भी कितने अनुपात में विभक्त करता है, 2:1। इसी प्रकार इधर ये जो CF माध्यिका, ये भी किस अनुपात में विभक्त करता है, 2:1। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है G, उसको हम बोलते हैं केंद्रक, और ये केंद्रक क्या करता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। किस अनुपात में, 2:1 में विभक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, जैसे माना कि G क्या है, या G को हम क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज में G क्या है, तो G क्या है, केंद्रक है। मतलब G के द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, केंद्रक को। केंद्रक क्या करता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। या फिर माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अंतः केंद्र। ये ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी, 3 माध्यिका होती है। अधिकतम कितनी माध्यिका होती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु, उसे हम बोलते हैं केंद्रक। चलिए अगला देखते हैं अपन, अंतः केंद्र क्या है। अंतः केंद्र नाम से स्पष्ट है, अंतः मतलब अंदर, केंद्र मतलब केंद्र, मतलब अब अंतः केंद्र का जन्म कैसे हुआ वो देखते हैं। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसके नाम दे देते हैं ABC। ABC कोई त्रिभुज है। तो ये जो कोण है, इन कोणों के अर्धक खींचेंगे। ये जो कोण है, इस कोण की समद्विभाजक रेखा, कोण की समद्विभाजक रेखा या फिर अर्धक रेखा, मतलब एक ऐसी लाइन खींचेंगे कि जो इस कोण को क्या कर दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। माना कि ये पूरा कितने का था, अगर 60 डिग्री का, तो ये इतना कोण कितना होगा, 30 का। ये इधर का भी कितने का होगा, 30 का। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक रेखा। क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक रेखा या कोणार्धक, मतलब कोण की अर्धक रेखा। क्या कहते हैं, एक तो नाम देते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक रेखा, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कोणार्धक, कोणार्धक। ठीक है, क्या है, कोणार्धक। कोणार्धक भी बोल सकते हैं या कोण समद्विभाजक रेखा भी कह सकते हैं। ये तो मतलब ये रेखा क्या करती, कोण को 2 बराबर भागों में बांट देती है। माना कि ये पूरा कोण अगर 60 डिग्री का था, तो ये इतना कोण कितना है, 30, ये भी कितने का, 30 का, मतलब 2 बराबर भाग हुआ। तो ये क्या है, कोणार्धक रेखा। इसी प्रकार इस कोण की भी अर्धक रेखा खींचते हैं। माना कि ये कोण है, तो इस कोण की अर्धक रेखा ये हो जाएगी।
ये। इसी प्रकार इसकी भी खींच सकते अपन, तो ये भी कहाँ से होके जाएगी, इस बिंदु से होके जाएगी ये। तो यानी कि किसी त्रिभुज के जो कोणार्धक होते हैं या कोण समद्विभाजक रेखाएं होती वो जहाँ पर मिलती है, मतलब कोणार्धकों का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं या कोणार्धकों का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं अंतःकेंद्र। ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी परिभाषा कि कोणार्धकों के संगमन बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये जो अंतः केंद्र है इसको अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, आना आई से, ठीक है। तो ये जो कोणार्धक है ये जो अंतः केंद्र है, ये अंतः केंद्र क्या होता है, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। जैसे माना कि इस भुजा से दूरी ये मान लेते हैं, इसी प्रकार इसकी इससे ये दूरी मान लेते हैं और इससे ये, तो ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। दूरी कब होगी कि इस बिंदु से यहाँ पर इस भुजा पर हम लंब डालेंगे तो ये इसकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। अंतः केंद्र क्यों बोला, क्योंकि इस बिंदु को केंद्र मानकर हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है। जैसे ये अगर त्रिभुज है, एक ऐसे त्रिभुज में हम एक ऐसा वृत्त बनाते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है, मतलब स्पर्श करता है। तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वही कहलाता है अंतः केंद्र। और इसका जन्म कैसे हुआ, तो कोणार्धक खींचेंगे तो केंद्र मिलेगा हमें। केंद्र कैसे मिलता है, इस त्रिभुज के कम से कम दो कोणों के जो अर्धक रेखाएं खींचेंगे, कोणार्धक खींचेंगे, उनका जो संगमन बिंदु होगा उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्यों बोला, क्योंकि ये जो बिंदु है इस बिंदु को केंद्र मानकर हम एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसलिए क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो इस बिंदु को अगर मैं इस बिंदु से मिला दूँ तो क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी प्रकार इस बिंदु को अगर मैं इस बिंदु से मिला दूँ ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और अगर इस बिंदु को मैं इस केंद्र से मिला दूँ तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये एक ही वृत्त की त्रिज्या इसलिए क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसलिए मैंने बोला कि ये जो अंतः केंद्र होता है, ये अंतः केंद्र भुजाओं से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब अंतः केंद्र से तीनों भुजाएं बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है। और जो कोणार्धक है, कोणार्धकों के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। अब आता है परिकेंद्र। अगला क्या है, परिकेंद्र। नाम से स्पष्ट, परिकेंद्र, परि मतलब बाहर है, चारों, केंद्र मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके चारों ओर, देखिए यहाँ पे वृत्त कहाँ बना था, त्रिभुज के अंदर बना था, इसलिए इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाया, अंतः केंद्र। और यहाँ पर अगर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बना, मतलब एक ऐसा वृत्त जो इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। देखिए आकृति में हाथ से बना रहा हूँ इसलिए सही साट नहीं बन रही, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा है। मतलब अगर एक वृत्त के अंदर अगर एक त्रिभुज बना है तो इस वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र को हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या, अगर किसी वृत्त के अंदर अगर त्रिभुज बना है, मतलब उस त्रिभुज के जो शीर्ष है वो अगर वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इस वृत्त का जो केंद्र वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों कहा, क्योंकि वृत्त का त्रिभुज के बाहर बना है, इसलिए कहलाएगा, इस वृत्त का जो केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। अब परिकेंद्र का जन्म कैसे हुआ, मतलब वो कैसे मिलेगा, उसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी रचना करने के लिए अपन एक और चित्र बना के देखते हैं। अगर हम एक त्रिभुज मानते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक है। मतलब जैसे ये भुजा है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये लंब समद्विभाजक मतलब एक ऐसी रेखा जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। मतलब ये पूरी भुजा थी माना कि 8 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। और इस भुजा के साथ ये कितने का कोण बना है, 90 डिग्री। इसलिए क्या कहलाएगी, ये जो रेखा होगी क्या कहलाएगी, इस भुजा की लंब समद्विभाजक रेखा। क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक रेखा।
लंब समद्विभाजक रेखा, क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक रेखा। ठीक है, यहाँ पे क्या थे? कोणार्धक थे, यहाँ पर क्या है? लंब समद्विभाजक। तो अधिकतम कितने? 2 लंब समद्विभाजक कितना होते हैं? तो अपने को परिकेंद्र मिल जाएगा। जैसे इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है ना, ये। इसी प्रकार इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो ये ऐसे जाएगा। एक अनुमान से खींच रहा हूँ मैं, ये लाइन। ठीक है, ये 2 लंब समद्विभाजक, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। आप चाहें तो तीसरी भुजा का भी लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो इसका जो लंब समद्विभाजक खींचोगे वो भी कहाँ से होकर जाएगा? इसी बिंदु से होकर जाएगा, इसी बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है। तो ये तीनों लंब समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र हैं। और परिकेंद्र की खासियत क्या है? ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पे होगा। अंतर केंद्र क्या होता है? भुजाओं से बराबर दूरी पे होता है, लेकिन परिकेंद्र शीर्ष से बराबर दूरी, जैसे ये दूरी, ये और ये तीनों आपस में क्या होगी? बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तीनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी। क्या होगी? समान होगी। है, मतलब अंतर केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब अंतर केंद्र से तीनों भुजाएं क्या होती? बराबर दूरी पर स्थित होती। और परिकेंद्र से शीर्ष बराबर दूरी पर होते हैं, मतलब शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। कौन? परिकेंद्र। यानी कि परिकेंद्र से तीनों शीर्ष क्या होते हैं? बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन बने तो परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। और परिकेंद्र का जन्म कैसे हुआ? मतलब परिकेंद्र की रचना कब हुई? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने पर। यानी कि परिकेंद्र की परिभाषा बनेगी, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या? किसी त्रिभुज की भुजाओं, ये भुजाएं के लंब समद्विभाजक, ये और ये का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, और अंतर केंद्र क्या होगा? कोणार्धकों या कोण समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं अंतर केंद्र। यहाँ पर कोणार्धक की बात होगी, कोणार्धकों की जो संगमन बिंदु उसे हम बोलते हैं अंतर केंद्र। और परिकेंद्र में किसकी बात होगी? लंब समद्विभाजकों की, भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु है उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। और परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लंब समद्विभाजक, हाँ, कि लंब समद्विभाजक होते हैं, क्या होते हैं? किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगा में होते हैं, और उनका संगमन बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। चलिए अगला देखते अपन, लंब केंद्र। क्या है? लंब केंद्र। अब लंब केंद्र किसे कहते हैं? अगर कोई त्रिभुज मान लेते अपन, जैसे त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम खींचते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब, मतलब एक ऐसी लाइन, जैसे शीर्ष है, इस शीर्ष से हमें एक ऐसी लाइन खींचना जो सामने वाली भुजा के साथ कितने का कोण बनाए? 90 का कोण बनाए। जैसे माना कि ये मैंने एक रेखा खींची, ये जो इस सामने वाली भुजा के साथ कितने का कोण बनाए? 90 डिग्री का। इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। इसी प्रकार इस त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब खींच सकते हैं? 3 शीर्ष है तो 3 शीर्ष लंब हो गए। इस शीर्ष से खींचा गया, ये एक शीर्ष लंब हो गया। इसी प्रकार अगर अपन इस शीर्ष से खींचते तो यहाँ पर ये हो, जो इस भुजा के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। इसी प्रकार इस शीर्ष से खींचा गया लंब ये होगा। ठीक है, तो ये भी इसके साथ कितने का? 90 डिग्री कोण बना। तो ये क्या कहलाएंगे? शीर्ष लंब हैं। तो त्रिभुज में जो शीर्ष लंब खींचे जाते हैं उन शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है उस संगमन बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र हैं। कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है
हैं उस संगमन बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र में शीर्ष लंब आएंगे। कौन से? शीर्ष लंब। लंब केंद्र मतलब शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र हैं। और कोणार्धक थे तो कोणार्धकों का जो संगमन बिंदु था उसे हमने बोला अंतः केंद्र। ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र कब बनेगा? कोणार्धक या कोणों के समद्विभाजक रेखाओं का जो संगमन बिंदु उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र हैं। और भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है, भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक उनके संगमन बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। और माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक को कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कैपिटल जी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। और जो त्रिभुज है उसमें अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है? 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये लंब केंद्र। तो लंब केंद्र त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं उन शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा जो भी समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।